Good afternoon, 10th class. So, class, we were on our first chapter of geography, that is resources and development. Now, we did talk about what are resources, we did talk about क्यों रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एंड ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन भी कर ली थी हमने ऑफ आवर different kind of resources, है ना. This is what we have already done and we were basically talking about resource planning in India. तो जब हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात कर रहे थे तो हमने यही बात की थी कि बहुत जरूरी है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना, बिकॉज कुछ जगह पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और किसी किसी जगह पे कोई कोई रिसोर्स एकदम ही अवेलेबल नहीं है. सो इसीलिए वी रियली नीड टू वर्क फॉर द रिसोर्स प्लानिंग. एंड देन हमने ये किया था कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो वहां पे मतलब डेवलपमेंट होगी ही होगी, बिकॉज उसके साथ साथ क्या जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी है, देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जरूरी है. ये सारी चीजें हमने की थी. And then we also talked about the importance of conservation of resources, कि कितनी जरूरी है resources की conservation. और obviously इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है रिसोर्स के बिना डेवलपमेंट हो नहीं सकता, और रिसोर्स के बिना अगर डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली हमें रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी. पर जिस हिसाब से हम इसको डिप्लीट कर रहे हैं आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसीलिए बहुत जरूरी है कंजर्व करना. कंजर्वेशन के अलग अलग हमने चीजों को समझा था, हमने देखा था ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसके रिगार्ड अवेयरनेस है, एंड गांधी जी के क्या थॉट प्रोसेस थे इससे रिलेटेड, दैट देयर इज एम्पल दैट इज प्रेजेंट फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. और इसीलिए सबको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली होना चाहिए. ठीक है. Then talking about the next topic which we did start talking about in our last class is land resource. सबसे important जो resources हैं, वैसे तो all the resources are important, but अगर हम important resources की बात करें तो उसमें सबसे पहले अपने दिमाग में land ही आएगा. क्यों? क्योंकि land is something we need. Not हम रहेंगे किस पे? Where will we survive? We live on land, we get all our natural resources from the land. यहीं पे natural vegetation grow करती है, यहीं पे वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारा यहाँ पे मतलब हमने बनाए हैं वो हमने लैंड पे बनाए हैं. एंड लैंड इज नीडेड फॉर एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी नो इट. बट एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है. हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. हम कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, पर एक लैंड ऐसी चीज है जो कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में है, क्योंकि हम लैंड एरिया को नहीं एक्सपैंड कर सकते हैं. इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लैंड का बहुत अच्छा यूज करें, बिकॉज हमारे पास लैंड लिमिटेड अमाउंट में है. एंड जो जितना हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसका हमें बेस्ट यूज करना चाहिए. हमने कल भी बात की थी, आई टोल्ड यू, कि हमने जब पढ़ा था इन आवर 9th क्लास जो विलेज ऑफ पालमपुर वाली स्टोरी जब हमने पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था उसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बिकॉज सारे रिसोर्सेज में से लैंड ऐसा रिसोर्स है जिसमें अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो हम लैंड को अब नहीं बढ़ा सकते हैं. हम लैंड को क्यों नहीं बढ़ा सकते? ऑब्वियसली लैंड तो फिक्स्ड है, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं. और वो दूसरे तरीके कौन से थे? हमने पढ़ा था मल्टीपल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इरिगेशन बढ़ाओ, नई टेक्नोलॉजी यूज करें, ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना. दिस इज व्हाट वी डिड टॉक अबाउट. एंड इसीलिए वो एक एग्जाम्पल है जो हम अगेन कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो लैंड है वो लिमिटेड है, इसीलिए हमें लैंड जो है उससे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन का ट्राई करना चाहिए. ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं इंडिया के बारे में. लैंड, इंडिया में जो लैंड है उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें पता है कि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया की बात करें
तो हमारा जितना 100% लैंड हमारे पास अवेलेबल है, ब्रीफली हम उसको डिस्क्राइब 3 में डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। वैसे तो हमें पता बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है इंडिया में, चाहे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, आइलैंड्स, डेजर्ट्स भी है, देन वी हैव आवर कोस्टल प्लेन्स, ऐसे करके बहुत सारे हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पर ब्रॉडली हम 3 में कर देते हैं इनको, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है। About 43% of the land area is plain, यानी हमारे इंडिया में जो हमारा 100% लैंड एरिया, उसमें से 43 क्या है, प्लेन एरिया है। और अगर हम बात करें माउंटेन एरिया की, तो वो 30% है, और 27 प्लेट्यू एरिया है। अब जो हमारा 43% प्लेन एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे हमारे आइलैंड ग्रुप, सॉरी, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री सेटअप होती है और जिसपे ज्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है। So plain area, 43% land area of India provides agriculture facilities, provides area for mainly industrial development and all. अगर हम माउंटेन्स की बात करें, जो 30% है, ये भी यूजफुल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर है ना, हमें पता है सारी हमारी रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, सारी की सारी हमारी रिवर्स स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउंटेनियस एरियाज। माउंटेनियस एरियाज कौन सी माउंटेन है, हमें पता है हिमालयाज में से हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिनेट होता है, और वो परमानेंट रिवर्स हैं जो हमें वाटर देती है। बट इसके साथ साथ बहुत सारी टूरिज्म फैसिलिटी है वहां पे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि वहां पे बहुत ग्रीनरी होती है, फॉरेस्ट होते हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है। फाइनली 27% जो हमारा एरिया है वो प्लेट्यू एरिया का है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। हाउ इज इट यूजफुल? क्योंकि प्लेट्यू एक ऐसा रीजन है अपने इंडिया में जहाँ पे अपने पास बहुत मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, फॉसिल फ्यूल्स भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे, और फॉरेस्ट भी है। सो ऑल ऑफ दीज एरिया जो हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है, 43% एरिया प्लेन है हमारा, जहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज है। माउंटेन 30% है, जहाँ पे ऑब्वियसली हमारे सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स हैं यहाँ पे, और टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है ये, इनको डेवलप करने के लिए। एंड देन फाइनली 27% प्लेट्यू रीजन है, जो अपना पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाइलैंड्स, ये पूरा एरिया। तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू जो है, इट इज वेरी रिच इन मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि इंडिया में किस हिसाब से लैंड जो है वो, उसमें अलग अलग रिलीफ फीचर्स कौन से हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द लैंड यूटिलाइजेशन, कि हमारी कंट्री में जितना भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। ठीक है। यूटिलाइज कैसे किया हुआ है। तो लैंड रिसोर्सेज जो है वो हमारे इंडिया में किस तरीके से किस चीज के लिए यूज होते हैं वो देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट के इनके बारे में परसेंटेज वाइज हम आगे पढ़ेंगे। फॉरेस्ट के फॉर्म में डिवाइडेड है लैंड दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसके अंदर बैरन लैंड्स आ जाते हैं, और वेस्ट लैंड जिसपे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बहुत ड्राई और इनफर्टाइल एरिया जैसे है। इसके अलावा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में वो लैंड भी आ जाते हैं जो हमने, जहाँ पे हमने बिल्डिंग्स बना रखी है, रोड, फैक्ट्रीज, ऐसी चीजें बना रखी है, तो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए हमने उनको यूज कर लिया है। नॉन एग्रीकल्चरल चीजें वहां पे हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है, तो ऑब्वियसली वो किस में आ जाएगा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें हम फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। फैलो लैंड क्या होता है, जो हम थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ते हैं फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, है ना, यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन योर जूनियर क्लासेस। तो जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, क्योंकि ऊपर वाले जो हमने इससे पहले जो सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी, ये भी वही है, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, पर इसमें बैरन और वेस्ट लैंड है, और लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो अदर अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड में आ जाते हैं परमानेंट पैस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए लेके जाते हैं,
उसके बाद कुछ लैंड दैट आर under miscellaneous tree crop groups which are not included in net zone area. net zone area यानी कि एरिया जिसको हम इसकी डिफाइन करेंगे, बेसिकली एरिया जिसको एक बार से ज्यादा ग्रो, जो लैंड जहाँ पे एक बार से ज्यादा क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास अदर अनकल्टिवेबल लैंड में है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिनको अनकल्टिवेबल छोड़ा गया है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। यानी अदर अनकल्टिवेबल लैंड में हमारा आ जाएगा परमानेंट पैस्चर्स, लैंड जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स के लिए यूज किए गए हैं, और इसके अलावा जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है जो हमने 5 साल से ज्यादा उसको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है। देन आ जाता है अपना फैलो लैंड। जो फैलो लैंड है क्लास, उसमें आ जाएंगे दो कैटेगरीज, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में वो हो जाएगा जिसमें आपने कल्टीवेशन नहीं की है एक या एक से कम साल के लिए, ठीक है। और अदर देन करंट फेलो में आ जाएगा जो आपने 1 to 5 इयर्स के बीच में कल्टीवेशन नहीं किया, और 5 से ज्यादा हो जाएगा तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये फैलो लैंड में करंट एक या एक से कम टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के लिए आपने एग्रीकल्चर नहीं किया है, और अदर देन करंट फैलो में 1 से 5 साल के बीच में। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी नेट सोन एरिया वो हो गया जो मेन एरिया है जहां पे आपने एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है। और जब आप उस लैंड एरिया में, उसी लैंड एरिया में आपने एक से ज्यादा बार कोई दूसरी चीज ग्रो की है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। आई विल रिपीट इट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नेट सोन एरिया जो है वो होगा अपना बेसिकली जो जहां पे एग्रीकल्चर की गई है उतने एरिया को हम नेट सोन एरिया बोल देंगे, ठीक है। और जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो एरिया होगा जो नेट सोन एरिया है उसके साथ साथ उस जितने लैंड पे आपने वापस से एग्रीकल्चर किया है, तो उन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो हमने इंडिया का जो हमारा बेसिकली लैंड यूज पैटर्न है उसको फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड और नेट सोन एरिया में हमने इसको क्या कर रखा है, पैटर्न को समझ रखा है, लैंड को यूटिलाइज कर रखा है, ठीक है। अब हम अगर देखें, ये तो हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन कैसा हुआ है। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, कि कितने डेटा के हिसाब से मतलब कहाँ पे क्या क्या काम हमारा हो रहा है, मतलब कहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कौन सी एरिया में बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्टेड है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो जो हम इंडिया में, हमें पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हर चीज की वैरायटी है, क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, टोपोग्राफी अलग है, और बहुत सारी ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पॉपुलेशन कौन से एरिया में ज्यादा रहती है, कल्चर, ट्रेडिशन सारे। तो इसके बेसिस पे लैंड पैटर्न भी अलग अलग होगा। हमें पता है अगर ऑब्वियसली सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी तो क्या होगा, अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी तो ऑब्वियसली वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा किया जाएगा, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे भाई जहाँ पे जैसा क्लाइमेट है उस टाइप की हम एग्रीकल्चर चीजें या उस टाइप के क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपना लैंड जो है वो किस तरीके से यूज कर रखा है। अब हमारे इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। हाउ मच इज इट, हमने आई थिंक वी हैव स्टडीड इट इन 9th क्लास, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब जो हमारा लैंड यूज डेटा है वो हमारे पास सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है। क्यों क्लास, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है एक्सेप्ट असम,
उनका हमें क्लियरली डेटा पता नहीं चल पाए, बिकॉज दोज फ्यू ऑफ देम आर टोटली फॉरेस्टेड एरिया, बहुत अंदर की साइड है, तो अभी तक हमें वहाँ की डिटेलिंग नहीं पता चल पाई है। ठीक है, और इंडिया का कुछ हिस्सा हमें पता है, पाकिस्तान के पास भी है एंड कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है। तो कुछ जो इनसे रिलेटेड जितने भी डेटा है वो भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमारे पास पूरा 100% लैंड अवेलेबल का डेटा नहीं है, हमारे पास 93% का ही डेटा अवेलेबल है। ओके, तो इस 93% डेटा को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, now you have table in front of you, so you can have a look at this table and understand what I'm saying and match the data accordingly. नाउ जो हमारा लैंड जो है, अगर हम देखें जो पैटर्न कैसे, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा काफी एरिया एग्रीकल्चर पे डिवोटेड है, काफी एरिया जो है हमारा नॉन एग्रीकल्चर उस पे है, चाहे वो फैक्ट्री और इन सब के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे पैस्चर लैंड से रिलेटेड है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है विद टाइम, जो हमारा लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर है ये डिक्रीज हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है, तो हम ज्यादा एरिया को एग्रीकल्चर के अंडर ला रहे हैं, दैट इज व्हाई। तो हाउ वी आर एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस pasture land and what are the consequences of it? Obviously अगर pasture land कम हो रहा है तो हम जो हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है उनको कैसे फीड कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन वाली बात है। देन ऑब्वियसली उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग टाइप के तरीके निकाले जा रहे हैं, बिकॉज जो पेस्चर लैंड है उनको तो एग्रीकल्चर के लिए यूज करे, तो उससे रिलेटेड जो फॉडर वगैरह उनसे कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए भी। एंड देन अगर हम देखें जो हमारे मोस्ट ऑफ दी अदर देन करंट फैलो लैंड्स है वो या तो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, इसीलिए हम वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, और या फिर अगर वहां एग्रीकल्चर करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए उनको हमने फैलो छोड़ रखा है। नाउ ऑब्वियसली ये जो लैंड्स हैं इनको वंस या ट्वाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है इन 2 या 3 इयर्स, मतलब 2-3 सालों में इसमें बीच में 1 या 2 बार एग्रीकल्चर कर लेते हैं, और ऑब्वियसली अगर करते हैं तो इसको हम इंक्लूड करते हैं नेट जोन एरिया में, और उसके बाद इसके हिसाब से अगर जब उनको इंक्लूड करेंगे और बाकी जिस ईयर में जितना एग्रीकल्चर होगा उसके हिसाब से हम इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा जो इंडिया का नेट जो हमारा सोन एरिया है वो अराउंड 54% है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द बुक। नाउ जो हमारा नेट जोन एरिया है वो भी ऑब्वियसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट बहुत डिफर करेगा। हमें पता है जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स वाली एरिया है वहां पे ऑब्वियसली एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, पंजाब हरियाणा वाली जो जगह है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर सूटेबल सॉइल है, सिचुएशंस है, इसीलिए। सो नेट जोन एरिया जो है वो वेरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। अगर हम देखें 80%, सोचो टोटल 80% एरिया जो है पंजाब और हरियाणा का वहां पे एग्रीकल्चर होता है, नेट जोन एरिया उनका 80% है जो एग्रीकल्चर के अंडर आ जाता है। वेयर एज अगर हम कंपेयर करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पे नेट जोन एरिया सिर्फ 10% है। सो रीजन टू रीजन ये भी वेरी करता है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब हमने स्टार्टिंग जब लैंड अपना इसका यूटिलाइजेशन की बात की थी तो स्टार्ट फॉरेस्ट से किया था। तो ऐसा माना जाता है इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हर कंट्री में अराउंड 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट का होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ऐसा बोला गया था कि अराउंड 33% एरिया अपना फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है फॉर द एज आई सेड एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है और एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। एंड
इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और हमें पता है मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। जनरली जो हमारे ट्राइबल सेक्शन है ना सोसाइटी के, वो वाले जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो बहुत चीजों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। सो फॉरेस्ट हम आगे देखेंगे। वैसे बहुत कम एरिया है इंडिया का जो बेसिकली फॉरेस्ट के अंडर है, बट लॉट ऑफ अवेयरनेस के बाद we have seen comparatively in points, percentage wise, certain rise in the percentage of forest that is in India around 2021 के around है। अभी latest data के according और change हो गया होगा। ओके, देन पार्ट अगर हम इसके अलावा बात करें, तो अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो इंडिया में काफी एरिया है जिसको हम वेस्टलैंड के फॉर्म में भी डेजिग्नेट करते हैं। इसके अलावा लैंड दैट इज नॉट पुट टू एग्रीकल्चर यूजेस जो हैं, दोज एंड नॉट फॉर एनी अदर यूज, उसको वेस्टलैंड भी बोला जाता है। वेस्टलैंड एक्चुअली में रॉकी डेजर्ट वाली एरियाज होती हैं, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर में, अगर बाकी हम जैसे हमने पढ़ा था बाकी चीजें क्या है, इंडस्ट्रीज सेटअप कर देते हैं हम, या सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ये वाले, इनमें हम इन एरियाज को यूज कर सकते हैं। अब जो हमने कंटिन्यूअस यूज किया है लैंड का ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगेन without taking proper care, without thinking what we are doing, is finally leading to land degradation. लैंड की क्वालिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है डे बाय डे। और क्यों रिड्यूस ये हो रही है, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट थिंकिंग बिफोर यूजिंग इट, और बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हम पूरा पढ़ेंगे इससे रिलेटेड अभी कि क्या क्या गलत लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, ऐसे ह्यूमंस की कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ओके, एंड देन अलोंग विद दिस हम ये देखेंगे इसको कंजर्वेशन कैसे करना जरूरी है, बिकॉज इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ऑन आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट कि ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हम बोल रहे हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स की कंजर्वेशन होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो हैं वो हम समझ लेते हैं। नाउ बेसिकली हमें पता है कि देर आर मेनी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हमें ये समझना चाहिए कि जो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स है ना, चाहे फूड हो, चाहे शेल्टर हो, या क्लोथिंग हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है, लैंड से मिलती है। बट हमने इस तरीके से इनको यूज किया है कि ऑब्वियसली क्या हो रहा है, टोटली हमारी लैंड की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, हम किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है दीज आर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर द kind of problem that we people are facing। ठीक है, so this is what we will do in our next class। हम पूरा बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन किस किस रीजन से होता है, और हमें इनसे रोक लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल की, एंड देन फाइनली सॉइल का भी हम सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। Whatever we have done today, if you have any problem regarding the topics that we have covered today, come back with your problems and we'll discuss and solve them all. Okay, so that you have no doubt relating to any topic of the chapter। okay, but just give this portion a reading। जितना भी हमने पढ़ा है उसको आपको रीड जरूर करना है, and then you can come back with your problem, and उसके बाद हम लोग डिस्कस करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ओके, so this is it for the class today। now we will meet in our next class।